चलिए आगे देखते हैं। एडजस्टमेंट 7 तक हमारा कवर हो गया था। अब एडजस्टमेंट नंबर हम 8 पे चलते हैं, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिसको कि हमने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है, उसको किस नाम से जानेंगे हम? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जिसको हमने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं डिसोल्यूशन के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे आपके सामने यहां मेंशन है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स 5000 सोल्ड एट सेम वैल्यू पे सोल्ड किया गया। तो कैसे करोगे सर? इसकी एंट्री आपकी कितनी जगह जाएगी? 2 जगह। एक तो क्या होगा, एक चला जाएगा आपका रियलाइजेशन के किस साइड में? क्रेडिट साइड में। दूसरा चला जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट जो भी बनाओगे वहां आ जाएगा आपका डेबिट साइड। यानी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो ऐसे सिचुएशन में इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई यहां पे था नहीं। पहले क्या करते थे, एक ऐसा एसेट्स जो पहले नहीं था अब मिल गया तो फायदा हो गया, जबकि डिसोल्यूशन में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फायदा और नुकसान का। तो सिंपल सा अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिला भाई, बेच दो। जब बेचोगे तो आपके रियलाइजेशन में कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट में ही तो बिकते हैं। और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। जर्नल एंट्री क्या करोगे? सोचो, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री हो गया बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई बात आपको? ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो क्या बोला है सेकंड, इससे आगे कि अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसकी कीमत 5000 है लेकिन उसे डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया है, तो इसका मतलब अब हमारा यहां वाले केस में तो हमारा यहां भी 5000 आएगा और यहां भी 5000 आएगा। ठीक है ना? इस वाले केस में 5000 तो है, लेकिन अगर मैं रियलाइजेशन की बात करूं तो 5000 में से पहले 10% माइनस कर दोगे, दैट इज 500। तो बचे कितने? 4500 रुपए आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। दूसरा बैंक अकाउंट में कितने आएंगे सर? बैंक अकाउंट में भी हमारा आ जाएगा 4500 और वो भी डेबिट साइड। सिंपल सा है, बस मैंने एक कर दिया ताकि ऐसा ना हो कि नोट्स बनाते टाइम पे ऐसा रहे कि कुछ छूट गया हो। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा मैंने कि ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था ये कौन ले गया उठा के? एक्स ले गया। तो अब कितने का ले गया? 6000। तो अब एंट्री कितने की? तो एक रियलाइजेशन में चला जाएगा। कहां पे जाएगा भैया? क्रेडिट साइड। कितने? 6100। दूसरा कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कहां पार्टनर्स कैपिटल में? डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स इसको उठा करके इस एसेट्स को ले गया है। समझ में आई बात आपको? तो बेसिक सा है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या कहता है। कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि था 5000 का, हाफ एसेट सोल्ड 10% प्रॉफिट एंड बैलेंस टेकन बाय राम। अब सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने इसमें। तो अब क्या करोगे यहां पे? इसके 2 पार्ट करोगे पहले। अब 2 पार्ट कौन से हो गए हमारे? 5000 का आधे की बात चल रही है तो एक आधा 2500 और एक दूसरा आधा कितना हो गया हमारा? 2500। हाफ हाफ हो गए 2500। अब 2500 को मैंने बेच दिया है लेकिन 10% प्रॉफिट पे, तो यहां पे हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर यहां पे आप ऐड करते हो तो कितने ऐड करोगे? 250 रुपए। 10% ही ऊपर तो बिका है तो आ जाएगा 2750 रुपए। अब इसकी 2 जगह एंट्री चली जाएगी, ये 2750 की 2 जगह एंट्री। अब इसके कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बोला सवाल ने, बस ये बोला कि हाँ भाई बैलेंस ले गया राम। तो भाई 2500 का ही ले गया होगा राम, कुछ नहीं बता रहा। तो राम कितने का ले गया होगा? 2500 का। अब इसकी 2 जगह एंट्री कैसे करेंगे? इसकी 2 जगह एंट्री, एक तो चला जाएगा रियलाइजेशन में और दूसरा बैंक में। रियलाइजेशन में कहां जाएगा? और बैंक में डेबिट साइड। ठीक है, सिंपल। और ये चला जाएगा एक रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कहां?
क्रेडिट साइड और एक चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। अगर आपसे इसका जर्नल एंट्री पूछ ले तो इस वाले हिस्से की अलग जर्नल एंट्री और इस वाले हिस्से की अलग, कंबाइन कर सकते हो लेकिन अलग अलग करना बेटर होगा। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, फिर कंबाइन करना स्टार्ट करना। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक टू रियलाइजेशन, और इसकी एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर है आपको? तो ये एडजस्टमेंट 11 हो गया। अब आगे आ जाते हैं, लाइबिलिटी की बात करते हैं। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसे अभी एसेट्स था ना, तो एसेट्स में भी फुल सेटलमेंट वाला पार्ट नहीं किया हमने, हम एक साथ करेंगे। अब जितने भी एसेट्स के हो सकते थे मेन एडजस्टमेंट, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं किसके ऊपर, लाइबिलिटी। ऐसे ही हमारा क्या है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भैया इसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो एक तो आपको इसको पैसा देना होगा। तो कहां चले जाओगे पैसा देने, आपको जाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और डेबिट साइड से पैसा दिया जाता है, हमेशा याद रखना। कहां से दिया जाएगा, डेबिट साइड। दूसरे साइड अगर हम बात करें तो कहां चले जाएगा, बैंक अकाउंट में। और जब पैसा दोगे तो बैंक खाता कम हो जाएगा, तो कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। कहता है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है 5,000 रुपए का, जो कि पेड करा हमने 10% डिस्काउंट पे। मतलब यहां पे हमें 10% कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगेन दो जगह जाएगी। अब दो जगह जाएगा, कहां कहां, एक रियलाइजेशन में। अब बताओ रियलाइजेशन में कहां जाएगा, डेबिट साइड। और डेबिट साइड में क्या अमाउंट लिखूंगा मैं, 40, क्योंकि 500 माइनस करके लिखूंगा। दूसरा कहां चला जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों जा रहा है पता है आपको, क्यों जा रहा है क्रेडिट साइड, क्योंकि आप जब कभी भी पेमेंट करते हो तो आपका एसेट्स कम हो जाता है और उसे क्रेडिट में ही दिखाते हैं। क्लियर है ये? आगे फिर से क्या कहता है, मिक्स पार्ट कर दिया मैंने कि भैया 5,000 का था एंड पेड बाय पार्टनर एट ए 20% डिस्काउंट। शब्दों को देखना। आप बताओ यहां पे क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, कैसे होगी इसकी एंट्री। एक कहां जाएगा, एक रियलाइजेशन में जाएगा। रियलाइजेशन में कहां, बताओ किस साइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में। और दूसरा कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कहां, क्रेडिट साइड। कर दिया ना गलती। अब देखो क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000 रुपए एंड पेड बाय पार्टनर। किसने पेड किया इसको, करना किसको था, फर्म को। करा किसने, पार्टनर ने। ऐसे ही पहले भी एक क्वेश्चन हुआ करता था कि अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले जाता था और पेड कर देता था, तब एंट्री कैसे करते थे, याद है? मैंने बताया था कि कोई एसेट्स था, पार्टनर लेके जा रहा है और वो बोला मैं पैसे दे रहा हूं भाई, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं, बैंक ही डेबिट होता था। नहीं याद है? एडजस्टमेंट देखो, मैंने पहला दूसरा एडजस्टमेंट कराया, हाँ 4 नंबर एडजस्टमेंट कराया है मैंने, देखो रजिस्टर में। एडजस्टमेंट तो रिवाइज करना ही करना है आपको, हमेशा करा रखा है ना, जर्नल भी कराया होगा शायद मैंने। अब यहां पे कहानी क्या है, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। क्या कहता है यहां पे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000 एंड पेड बाय पार्टनर। यहां वहां पे एसेट्स का पैसा पार्टनर दे रहा था और यहां पे लाइबिलिटी का पैसा पार्टनर दे रहा है। कौन दे रहा है पैसा, पार्टनर दे रहा है। तो अब बताओ ये कहां जाएगा, बैंक में जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि फर्म पेमेंट नहीं कर रहा। वहां पे बैंक डेबिट पता है क्यों हुआ था, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा था, इसलिए बैंक क्या हो गया था, डेबिट। लॉजिकली सोचो कि पार्टनर बोला मैं ले जा रहा हूं एसेट्स, ले जा भाई, पैसा आया फर्म के पास, डेबिट हो गया। यहां पे फर्म के पास तो पैसा गया ही नहीं ना, पैसा किसके पास से गया है, पार्टनर। तो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा और यहां पे कैपिटल हो जाएगा हमारा पार्टनर्स का क्या, और ये हो जाएगा भाई क्रेडिट।
तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करूंगा, आपको ध्यान से आंसर देना है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर यहाँ तो लाइबिलिटी में पेड था तो यहाँ नहीं किया, वहां था तो वहां, और यहाँ में दोनों में क्या है, फर्क है। क्लियर है बात? हाँ बढ़ गए, बिल्कुल मैंने बढ़ाया ही कैपिटल है, क्योंकि पार्टनर अपने पॉकेट से दे रहा है, तो जब पार्टनर अपने पॉकेट से दे रहा है तो कैपिटल तो उसका इंक्रीज ही होगा। समझ में आई? जर्नल एंट्री क्या करोगे इसका, जर्नल एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू, अब यहां पे राम है तो राम कोई भी हो तो पार्टनर्स कैपिटल। मैं इनका बीइंग नहीं लिख रहा क्योंकि आप नरेशन तो लिख सकते हो इसका, जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे आ जाते हैं। अब आ जाइए आगे, कुछ एक एडजस्टमेंट है जिसको ध्यान से देखेंगे। सेटलमेंट वाला, हालांकि मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके समझा दिया था। सेटलमेंट वाले क्या कहता है और कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए कहता क्या है कि वन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय वन ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3000 फुल सेटलमेंट। इसका कहने का मतलब है भैया, एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने रुपए कीमत का है, 5000, और एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड क्या है हमारे पास, कितने रुपए का, 3000 का। तो अब यहां पे कंसर्न ये आया कि ये दोनों आपस में कहते हैं कि भैया हमें ना दो और ना लो, और आपस में ये सेटलमेंट हो गए। और सेटलमेंट भी कौन सा, ऐसा वैसा नहीं, फुल सेटलमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी एंट्री होगी नो एंट्री, ना तो जर्नल एंट्री ना अकाउंटिंग कोई पोस्टिंग वगैरह करोगे। समझे बात? कहता है इन केस ऑफ, नोट लिख दिया, इन केस ऑफ एनी एसेट्स लाइबिलिटी नो एंट्री इन द डिसोल्यूशन, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं अगर सेटलमेंट होता है तो। अगला देखते हैं, कहता है यहां पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना है, सॉरी एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कितने का है, और सेम आगे कहता है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी फाउंड हुआ 6000। 50% एसेट्स टेकन ओवर 50% लाइबिलिटी, मतलब आधा एसेट्स आधा लाइबिलिटी आपस में सेटल होने जा रहा है। लाइबिलिटी फुल सेटलमेंट एंड बैलेंस एसेट सोल्ड कर देंगे प्रॉफिट पे। तो देखिए क्या बनता है यहां पे सिनेरियो, सिनेरियो बनता है हमारा, सबसे पहले तो हम इधर लिख लेते हैं एसेट, इधर लिख लेते हैं हम एसेट्स। ठीक है, ये एसेट्स, एसेट्स बताओ कितने का था, 5000 का। और एक तरफ लिख लेते हैं लाइबिलिटी, ठीक है, एक तरफ लिख लिया हमने लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी की कीमत क्या है, 6000। लाइबिलिटी कितने की है, 6000। अब यहां पे बात चल रही आधा एसेट्स और आधे लाइबिलिटी। कहता है हाफ, देखो क्या कहता है, 50% एसेट टेकन ओवर 50% अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फुल सेटलमेंट। अब इसका मतलब भाई मैं सिंपल इसके दो टुकड़े कर दूं और इसके भी दो टुकड़े कर दूं। 50% का मतलब आधा इधर चला गया 2500 और आधा इधर आ गया 2500। तो सेम यहां पे भी आधा 3000 और आधा 3000। मैं ये जो दो पॉइंट्स बना रहा हूं ये आपस में हो गए सेटल, ये आपस में क्या हो गए, तो इसकी एंट्री होगी क्या, इसकी तो नो एंट्री है। अब आधे आधे बच गए जिसके सेटलमेंट की बात नहीं है। कहता है एसेट्स बेचा गया है, कहता है बैलेंस एसेट्स बेचा 10% प्रॉफिट पे। तो बैलेंस एसेट्स अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा तो इसकी बात कर रहा है वो बैलेंस की। 10% प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस यहां 2500 रुपए ऐड कर देंगे, तो कितने का बिका, 2750। अब इसकी दो जगह एंट्री जाएगी, एक चला जाएगा रियलाइजेशन में और एक चला जाएगा
बैंक में है ना, एक चला जाएगा बैंक में। रियलाइजेशन में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। कितने रुपए जाएंगे, कहां 250, अच्छा हम ये लो, ठीक है। तो यहां पे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड और बैंक में डेबिट साइड, ये तो समझ में आ रहा है, नॉर्मल जैसे एसेट्स बिका। अब लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया इसने, लाइबिलिटी के बारे में ये तो बचा हुआ ही है, और आपको मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में नोट में कि अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बताया जाए तो उसको हम सेम वैल्यू पे पेमेंट कर देते हैं। तो भैया इसका पेमेंट करोगे तो ये भी दो जगह चला जाएगा, रियलाइजेशन में और चला जाएगा बैंक में। ये लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और बैंक क्रेडिट साइड में। जर्नल एंट्री अगर मैं आपसे बोल दूं करने का, तो एक इस हिस्से का जर्नल एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन और एक इस हिस्से की जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। देखिए समझ में आया नहीं आया। एडजस्टमेंट नंबर पहले कौन सा था, ये 14, 15, ये 16। क्लियर है। तो आप मान के चलो आपका सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट मान सकते हैं इसको। देखो अभी तक देखा जाए ना, तो मैं अगर सही मायने में देखूं, अगर मैं अच्छे से ध्यान से पढ़ रहा हूं, तो दो ही एडजस्टमेंट मुझे अभी तक ऐसे लगे हैं जिसके अंदर हाँ वाकई थोड़ा दिमाग लग रहा है। एक लेस देन मोर देन वाले में और एक इस वाले में। बाकी तो सब कहानी वही चल रही है, एसेट्स बिक गया, लाइबिलिटी हो गया, अगर सही चीज इस तरीके से देखो। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलिए अगला एडजस्टमेंट, ये भी एक एडजस्टमेंट ऐसा है जो कि आपको समझना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 16, 17 ही है, पीछे 16 था, हाँ 16 था, 17 ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इस एडजस्टमेंट को फिर समझते हैं। पहले हम एक सिचुएशन समझ लेते हैं, फिर हमें ये पढ़ के समझ में जल्दी आएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई बार ना हम, जैसे मान लो ये दुकान है, बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये क्या है, बिजनेस है। अब हम जिससे सामान खरीदते हैं, जिससे भी सामान मैंने परचेज किया होगा उधार पे, जिससे भी सामान परचेज करूंगा उधार पे, जैसे मान लेते हैं मिस्टर राम से खरीदा है, तो मिस्टर राम जो है मेरे लिए क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। लेट सपोज कि मैंने 50,000 रुपए का सामान खरीदा है, या मान ले दिया जाए मैंने 12,000 रुपए का सामान खरीदा है। और जब भी उधार सामान खरीदेंगे तो ये हमसे एक बात जरूर पूछेगा कि भाई उधार तो मैं दे रहा हूं, मेरे पैसे कब लौटाओगे, पूछेगा नहीं पूछेगा। तो मैं इसको बोलूंगा, सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं तेरे पैसे 5 या 1/5/2025 में दे दूंगा। मैंने इसको बोला मैं पैसे तेरे कब दे दूंगा, 1/5। अच्छा, किसी को अगर पैसे देने हो और उसे अगर आप टाइम से पहले दे दो तो फिर वो खुश हो जाता है, ठीक है। जैसे मुझे फीस 1 साल की इकट्ठी दे दो, समझ रहे ना, तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा। अब इत्तफाकन हुआ क्या, मेरा फर्म डिसॉल्व हो गया, मेरा फर्म क्या हुआ, और डिसॉल्व हो गया 31/3/2025 में। कब डिसॉल्व कर दिया, अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, बंद कर देना ना, डिसॉल्व का मतलब बंद कर देना। तो मेरा फर्म जिस दिन बंद होगा, बंद कब होगा, जब मैं लायबिलिटी की क्या कर दूंगा, पेमेंट। तो आप दिमाग लगाओ, इसका पेमेंट 1/5 को 25 को देना था, जबकि मैंने कब कर दिया होगा, कर दिया होगा नहीं कर दिया होगा, क्योंकि अगर इसका पेमेंट नहीं करूंगा तो फर्म ही नहीं बंद होगा, डिसॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसका पेमेंट कब हो गया, इस डेट पे। देना कब था हमें, इस डेट पे, इस डेट पे पैसे देना था। तो मैंने टाइम से पहले पैसे दिए नहीं दिए, इसको दे दिए। कब देना था, देना था 31 मार्च, लेकिन मैंने अप्रैल यानी 1 महीने पहले दे दिया, इसको
1 महीने पहले। तो नाउ ये क्रेडिटर खुश होके हमें थोड़ा कम पैसे लेगा, जिसको कहते हैं हम डिस्काउंट दे देगा। क्या दे देगा ये? इसने बोला चल भाई ठीक है, मैं तुझे डिस्काउंट दे देता हूं 10% पर एनम के हिसाब से, मैं तुझे क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट दे देता हूं 10% पर एनम के हिसाब से। क्या दे रहा हूं? अब मुद्दे की बात आती है कि भैया अब जो है फर्म इसको कितना पेमेंट कर रहा होगा इस डेट पे। तो फर्म क्रेडिटर का पेड करेगा, तो जब रियलाइजेशन बनाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये टू साइड में लिखेगा ना इसको क्रेडिटर, टू साइड में बैंक लिखेगा, उसके नीचे क्रेडिटर लिखेगा। कितने पेमेंट करेगा, कितने % डिस्काउंट मिला, तो बताओ पेमेंट कितना होगा? इसका कर्जा कितना था, तो पेमेंट कितने करेंगे? पेमेंट कितना होगा बताओ इसका, बताइए। डिस्काउंट कितना मिलेगा? चलिए डिस्काउंट निकालूं मैं? नहीं निकालना आ रहा आपको डिस्काउंट? बताओ कितने होंगे डिस्काउंट? 12,000 पे कितने %? डिस्काउंट कितने %? 1/12 डिस्काउंट ही आएगा। मैंने डिस्काउंट बताओ उसने खुश कितने महीने के लिए हुआ वो, तो डिस्काउंट भी तो 1 ही महीने का देगा ना वो। उसने बोला चल भाई ठीक है। अब इसके आगे रेट के आगे मैंने भी क्या लगाया हुआ है ये नोटिस करो। मतलब भैया अगर 1 साल पहले देते तो 12% कम कर देता, अब 1 महीने पहले दे रहे हो तो कितने % कम करूंगा? एक शायद ये 120 होगा, कितने होगा? 1200, 12 से 1200 ही होगा ना, ठीक है 1200 डिवाइडेड बाय 12 है ना, 100 ही होगा। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 100 रुपए। जो अभी आप 1200 कह रहे थे वो क्या था? गलत था। डिस्काउंट कितने मिलने वाला है? 100 रुपए। अब ये चीजें आपको डिसाइड करना होगा, फर्म कब क्लोज हुआ और उसको देने कब थे। अगर यही चीज मैं प्रॉमिस इसको करता कि भैया चल ठीक है मैं तेरे को दे दूंगा 31/5 को, तब डिस्काउंट कितने महीने का मिल जाता? 31/5 को पैसे देने थे। फर्म कब क्लोज हो गया? 31/3 को। मार्च तो छोड़ ही दो, यानी अप्रैल और मई, 2 मई में पैसे देने थे 2 महीने बाद, और हम इसे पहले पैसे कब दे रहे हैं? 2 महीने। तो अब डिस्काउंट कितने महीने का लग जाएगा? 2 महीने का लग जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर वही चीज मैं इसको आगे और एक्सटेंड बढ़ा देता तो फिर डिस्काउंट भी हमारा क्या हो जाता? उस केस में बढ़ जाता। समझे बात आप? तो यहां पे डिस्काउंट 100 का होगा, तो मैं पेमेंट साइड क्रेडिटर में पता है कितने दिखाऊंगा? 12,000 तो देने थे लेकिन डिस्काउंट दे दिया उसने खुश होकर 100 रुपए, तो 11,900 रुपए का पेमेंट यहां पे आएगा। समझे बात? वही चीज सेम अब देखो, आपको ये एडजस्टमेंट पढ़ो। कहता है एक क्रेडिटर पेड आफ्टर 1 मंथ, एक क्रेडिटर का पेमेंट आफ्टर 1 मंथ करना था, यानी दिसंबर, बट फर्म डिसॉल्व इन 31/12। हमें दिसंबर यानी 31/12 के बाद मुझे उसे पैसे देने थे, लेकिन हमने डिसॉल्यूशन दिसंबर में ही कर दिया। पेड क्रेडिटर 12% पर एनम डिस्काउंट और क्रेडिटर अमाउंट 1,20,000। सिचुएशन समझ में है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेडिटर को पेड करना था आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के 1 महीने बाद देने थे पैसे, लेकिन फर्म किस दिन बंद कर दिया हमने? 31 को ही मैंने डिसॉल्व कर दिया। जब 31 को ही डिसॉल्व कर दिया तो मुझे दिसंबर में ही पैसे देने होंगे, और देने थे दिसंबर के बाद, तो 1 महीने पहले दे रहा हूं। तो अब यहां पे क्या होगा? एंट्री तो 2 जगह जाएंगी इसकी, एक चला जाएगा हमारा कहां पे? रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन में कहां चला जाएगा सर? डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना जाएगा भैया? डेबिट साइड देना था हमें 1,20,000, लेकिन इसमें से हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा? यहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और डिस्काउंट कितने मिलेंगे भैया? 1,20,000 पे कितने % कह रहा है वो? 12%। और कितने महीने का? तो अगर इससे ये कैंसिल हो गया 2 0, तो कितने हो गए? 1200। तो टोटल पेमेंट अगर देखा जाए हमें जो करना है वो 1,20,000 में से 1200 हटा दोगे तो 1,18,800, 1,18, और सेम अमाउंट बैंक में भी चला जाएगा, और बैंक के कहां पहुंच जाएगा ये?
क्रेडिट साइड। इसमें ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखते ही मुझे जवाब दिया था कि सर 1200, यहां पे ज्यादा बच्चे क्या करते, 12,000 डायरेक्ट माइनस कर देते। लेकिन अगला एग्जांपल देखो, यहां नहीं लिखा है, चलो आप मुझे बताना क्या आपका आंसर सेम रहेगा? आपका आंसर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मैंने ये हटा दिया, सिर्फ 12% लिखा है मैंने, पर एनम वर्ड नहीं है। क्या आपका आंसर चेंज होगा, यही रहेगा चेंज। अब इस 12% का मतलब है रिस्पेक्टिव हो 2 महीने पहले दे रहे हो, 3 महीने पहले दे रहे हो, भले 1 दिन पहले दे रहे हो, आपको फ्लैट 12% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। तो यहां पे देखा जाए तो इस केस के अंदर जो हमारे आंसर्स होंगे वो डिस्काउंट बदल जाएगा। डिस्काउंट के अंदर 1/12 नहीं होने वाला, इस केस में सीधा सीधा हमारा 12% हो जाएगा। तो कितने होते हैं 12% इसके, 1/20 का 14,400, 14,400। तो बचे कितने, 1,06,600 या 5,600, 5,600। ठीक है, समझ में आई बात आपको? देखो दोनों को समझो आप, दोनों में फर्क है। अब अगर आपने ध्यान से पर एनम नहीं देखा एग्जाम में, थोड़ा जल्दी पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, तब भी आंसर गलत हो सकता है। और अगर पर एनम आपने देख लिया और आपने डायरेक्ट 12% निकाल दिया तब भी। तो ये भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, तो उसके ऊपर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो वैसे ही आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। सबको पता है भैया एसेट्स भी का इधर लिखना इधर लिखना, सबको समझ आ जाता है इतना पढ़ने के बाद, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? चलिए अब एक वर्ड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक वर्ड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लोन तो अगली क्लास में जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सबको पता है क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब यहां पे बीपी भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहां पे कुछ सिचुएशन बनाता हूं और मैं मिस्टर ए के लिए काम करूंगा, मिस्टर ए के लिए काम करने वाला हूं। मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने सामान बेच दिया मिस्टर बी को, लेट सपोज 15,000 रुपए में। कितने का बेच दिया, ध्यान से देखना, 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए का सामान बेचा तो बी ने प्रॉमिस किया और एक लेटर पे लिख के दे दिया कि भाई मैं तुम्हें इस तारीख को पैसे दे दूंगा। इसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें, मान लेते हैं कि 15 अगस्त को पैसे दे दूंगा, 2025 में पेमेंट दे दूंगा, इसने एक लिख के दे दिया। तो इसका मतलब जो ये लेटर है ये साधारण लेटर नहीं होगा। इस लेटर को जब इसके पास आएगा, ए के पास, तो इस लेटर का नाम होगा BR। इसका नाम क्या होगा? इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब अगर ए को आज तारीख है कितनी? आज तारीख है 4 तारीख, 4/8/2025 है। अब ए को आज बहुत जरूरी है पैसे की, बहुत जरूरी पड़ गई पैसे की। अगर ए आज बी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई नहीं मुझे तू आज ही पैसे दे दे, तो बी बोलेगा भाई मैंने पहले ही लिख के दे चुका हूं कि मैं दूंगा 15 अगस्त को, अगर मेरे पास पैसे होते आज तो मैं ऐसे लिख के ही क्यों देता। ठीक है, तो यानी ए से बी से तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन हमें सरकार देती है, बैंक देती है, बैंक वाले ये काम करते हैं। बैंक दूसरा ऑप्शन क्या देगी हमें कि भैया इस जो आपके पास ये बीआर है ना, ये बैंक बोलती है आपको पैसे की जरूरत है और हमारा काम ही है लोगों को पैसे देना, हमारा काम ही है लोगों को पैसा देना, तो आप मेरे पास आइए और मुझसे पैसे को ले जाइए।
यानी ये जो बी आर है, ये बी आर क्या होगा, अब मेरे पास, मैं किसके पास लिया हूं जाके, बैंक के पास, और मुझे बैंक क्या करेगी, 12,000 ना देके मान लो कम पैसे देगी, 11,000। तो जब जरूरत पड़ता है ना लोगों को, तो वो ऑलवेज पता है क्या करते हैं, कम पैसे भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई बोला ठीक है भाई मेरे को दे दे, अभी जरूरत है दे दे। तो बैंक वाले ने इसको दे दिए कितने, 11,000। अब यहां पे सिचुएशन में ए को पैसा मिल चुका है, ए को पैसा मिल चुका है, कितना मिला है ए को, 11,000 रुपए। अब बी पैसा, अब क्या बी पैसे नहीं देगा, बी पैसे देगा। बी को कितने पैसे देने हैं, 12,000, सॉरी 15,000, 15,000। बी को कितने देने हैं, 15,000। मैंने एग्जांपल में 15 ले रखा है। बी को कितने देने हैं, 15,000। लेकिन बी के पास जो ये बी आर लेके आएगा, ये बिल जो लेके आएगा उसी को पैसे देगा, ऐसा डील होता है इनके बीच में। तो अब ये बैंकर क्या करेगा, ये बैंकर ये लेके जाएगा ठीक 15 अगस्त को, किसके पास चला जाएगा, बी के पास। मैंने 15 अगस्त डेट ऐसे ही ले लिया, वैसे 15 अगस्त की छुट्टी रहता है, मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो 15 अगस्त को इसके पास आ गया और इससे बोला ला भाई पैसे दे, और बी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसने साफ एक वर्ड बोल दिया, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास है ही नहीं पैसे। अब बेचारा ए को तो पैसे मिल चुका है, बैंक वाला फंस गया यहां पे। बैंक वाला तो ऑलरेडी दे चुका है, किसको दे चुका है पैसे, ए को दे चुका है। अब यहां पे सिचुएशन समझिए कि मेरे पास हुआ क्या, मेरे पास यहां पे पहले बी आर था, कितने का था, 15 का। अगर मैं ए के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं और उसका मैं रियलाइजेशन बना रहा हूं, और बाय साइड में मेरे पास बैंक में पैसा आ गया बी आर का, कितने पैसे आ गए, 11,000। यही हुआ है ना अभी तक तो। लेकिन बैंकर को पैसा मिला नहीं, तो बैंकर क्या करेगा, बोलेगा भाई ये बी आर मैं वापस लेके जा रहा हूं, और अपने पास लेके आएगा, और वापस ये पैसा बैंकर क्या करेगा, बी को ए को वापस दे देगा, ले भाई तू अपना बी आर ले ले, ठीक है, क्या ले ले। अब बैंकर इससे कितना पैसा वसूलेगा, 15,000। बोलेगा इतने दिन तूने पैसे का जो यूज किया है वो तो तूने यूज कर लिया ना इतने दिन पैसे का, तो मैं तो यही बोल रहा था 4,000 मैं लूंगा, 15,000 का ब्याज ही तो मांग रहा था। अब समय खत्म हो गया तो क्या बैंक वाला ब्याज नहीं लेगा, अब इससे कितना वसूल लेगा ये, इससे बैंकर बोलेगा ला भाई तेरे अकाउंट में से मैं माइनस कर रहा हूं कितना, 15,000। क्या हो गया, तो अब बी आर का पैसा देना पड़ गया, किसको देना पड़ गया बी आर का पैसा, ए को। तो याद रखना जब ये सिचुएशन हुआ तो अब मेरा बी आर यहां पे आ जाएगा, और टू बैंक के नीचे बी आर आ जाएगा टू में, और कितना पेमेंट आ जाएगा यहां पे, 15,000। कहां पे आ गया, 15,000। ये पैसे इधर आ गए और बैंकर का पैसा इधर आ गया। तो कई बार जब बिल डिस्काउंटिंग, जब जैसे मैंने बैंक से पैसे लिया ना, इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कराना। क्या बोलते हैं, जब बिल डिस्काउंट होके डिसऑनर होता है तो बी आर का पैसा मिलता नहीं है, बी आर का पैसा हमें देना पड़ता है। यही हुआ है ना, जब बिल डिस्काउंट होके हुआ तो इसको बी आर का पैसा मिला नहीं है, इसने बी आर का पैसा क्या किया है, मिल तो पहले ही जाता है हमें, लेकिन जब डेट आती है तो उस डेट पे डिसऑनर्ड होने की वजह से इसको पैसे। तो कई बार एग्जाम में देखोगे कि बी आर, मैं बोलूं बी आर है, चलो बी आर का पेमेंट कर दो, तो आपका क्वेश्चन क्या रेज होता, सर बी आर तो एसेट्स है, इसका पेमेंट क्यों कर रहे हो, एसेट से तो पैसे बेच के आएंगे। लेकिन जब बी आर डिस्काउंटेड होके डिसऑनर्ड होगा तो बी आर का पैसा नहीं आएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बी आर की एंट्री कहां आएगी, टू साइड में आएगी रियलाइजेशन के अंदर। कब, जब हमारा क्या हो रहा हो, डिस्काउंट हो रहा हो, और दूसरा डिसऑनर्ड हो रहा हो। अगर सिर्फ डिसऑनर्ड होता, सिर्फ डिसऑनर्ड होता, तो ऐसे सिचुएशन में हम पेमेंट नहीं करते, हमारे पास बी आर का पैसा ही नहीं आता, वो डेटर बन जाता अल्टीमेटली। समझे। अब इसके आगे की कहानी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अब क्या करेगा, अब वापस ये जाएगा, इसका बी आर इसको देगा और इससे वापस से 15,000 रुपए ये ले लेगा, 15 ले या फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करके 16 ले, या बोले भाई तेरी वजह से 4,000 का नुकसान हो गया मेरा, तो 15 के जगह मुझे 19 दे। तो जब ये पैसे देगा तो फिर इसका पेमेंट फिर से इधर आपका
वो सेटलमेंट हो जाएगा। समझे बात आप? तो बीआर के ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे भी एग्जांपल में समझाया है। आप देखिए एग्जांपल क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेटर दे रखा है, बीआर दे रखा है, कैश दे रखा है, ठीक है। वन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक 6000 एंड इट्स डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर्ड हो गया। हमारे पास बीआर कितने का था? 50,000 का था। तो पहले हमने क्या करा भैया, डेटर को भी लिख दिया यहाँ पे रियलाइजेशन में और बीआर को भी लिख दिया। यही किया, नॉर्मल एसेट्स था और एसेट्स को यहाँ लिख दिया, कैश तो लिखेंगे नहीं यहाँ। और जब पेमेंट करने की बारी आई, क्रेडिटर भी मैंने 20,000 रुपए लिख रखा है, तो क्रेडिटर को भी मैंने सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ 20,000 लिख दिया। पहले ये समझ में आई बात आपको? यहां तक समझ में आ रहा है क्या एंट्री जा रहा है यहाँ पे? उसके बाद इसने कहा भैया इसमें से 6,000 का बीआर क्या हो गया? डिस्काउंटिंग भी था। और तो अब जब डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड हुआ तो हमारा जो बीआर था 6,000 रुपए का, तो अगर हमारा देखा जाए बीआर टोटल है कितने का? 50,000। डेटर के बारे में यहां कुछ नहीं बोला गया। डेटर के बारे में यहां पे मैं इस एंट्री को मिटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। डेटर के बारे में यहां कुछ नहीं बोला गया, तो लेट सपोज कि मैं यहां पे एक एडजस्टमेंट और ऐड कर देता हूं। डेटर रिलाइज रुपीस 1,00,000 ही कर देते हैं एंड बैलेंस बीआर 40,000। ठीक है, इसका कहने का मतलब है भाई अब आपके ना बैंक से ना, ध्यान देना, बैंक से डेटर के पैसे भी आ गए 1,00,000 और बीआर के भी पैसे आ गए 40,000। ये एंट्री तो हमने कर दिया, लेकिन इस एंट्री को अभी भी नहीं किया हमने। तो अभी ये एंट्री डिस्काउंटिंग होके डिसऑनर्ड हुआ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे इसके, हमें पैसे देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? बैंक को। तो एक तो मैंने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया यहां पे 20,000, कुछ नहीं बताया, और एक बीआर का देखो मैंने पेमेंट कर दिया यहां पे 6,000 रुपए। अब सर 6,000 वो देगा नहीं देगा, फर्म क्लोज हो गया, उसका सेटलमेंट है, उसकी एंट्री हमें कोई लेना देना है नहीं। अगर क्वेश्चन में कहता है वो पैसे दे रहा है तो दिखा देंगे बाई साइड में हम पैसे दे रहे हैं। समझ में आई बात? और जर्नल एंट्री अगर मैं इसकी बात पूछूं, जर्नल एंट्री क्या है? तो पेमेंट किया है, तो जर्नल एंट्री होगा हमारा क्या? रियलाइजेशन टू बैंक, पेमेंट किया है इसलिए। और नीचे बीआर डिसऑनर्ड जो भी लिखना है 6,000 रुपए। क्लियर है? तो एक ये एडजस्टमेंट भी है। टोटल अभी तक मैं देखूं तो 4 एडजस्टमेंट ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर के सोचने वाली चीज है। एक पहला था लेस देन मोर देन, दूसरा था अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी सेटलमेंट, तीसरा डिस्काउंट क्रेडिटर को, और चौथा ये आ गया एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला। समझ में आई बात आपको? अगर सिर्फ बोला जाए बीआर डिसऑनर्ड हुआ है तो सिंपल सी बात है, अगर डिसऑनर्ड हुआ है तो अगर बीआर मान लो, अभी इस एग्जांपल को ध्यान मत देना, 50,000 का बीआर है, मैंने बोला भाई 5,000 का बीआर डिसऑनर्ड हो गया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 45,000 पेमेंट ले लूंगा, बात खत्म। जो डिसऑनर्ड हो गया इसका मतलब मान लेते हैं कि वो मिलेगा ही नहीं भाई अब मुझे, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है और वो अभी से डिफॉल्ट हो रहा है, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा बात गई, जब मिलेगा तब देख लेंगे, वो नॉर्मल पैसा रिसीव माना जाएगा। अगर सिर्फ क्या बोलेगा डिसऑनर्ड हुआ, मैंने बोला मेरे पास 50,000 का बीआर है, इसमें से 3,000 का डिसऑनर्ड हो गया, तो 50,000 का बीआर किधर लिखूंगा? रियलाइजेशन के टू साइड में, और डिसऑनर्ड कितने का हो गया? 3,000 का, तो मुझे कितने का पैसा मिल जाएगा? 47 इधर मैं बैंक में लिख दूंगा, बात खत्म हो गया। जैसे कि आपका डेटर होता है 5,000 का, उसमें से मैंने बोला प्रोविजन 3,000 है, तो आप क्या करते हो? 5,000 इधर लिखोगे, प्रोविजन अगर 3,000 है तो बाकी का पैसा मिल जाएगा, तो इधर लिख दोगे सेम। लेकिन अगर डिस्काउंटिंग होके डिसऑनर्ड हो जाए तब तो हमें पैसे बैंक को देना है, बैंक वाला छोड़ेगा नहीं, हमें बैंक को पैसे देना है, तो उस केस में हम पेमेंट करेंगे उसकी बीआर की। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये था एडजस्टमेंट नंबर हमारा 18। अभी पार्टनर्स लोन नहीं होगा, पहले यहां तक आप नोटिंग करिए। हम कर रहे थे यहां से पहले आप नोटिंग करिए। आप तो सारे के सारे एडजस्टमेंट जितने हो सकते थे रियलाइजेशन में सब खत्म, सारे एडजस्टमेंट खत्म, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है डिसोल्यूशन में। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे एडजस्टमेंट वो दिखेंगे जो हमने पढ़ रखे हैं। चलिए फटाफट करिए नोट।